अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। ओके गाइस, हम रेटिना पढ़ रहे थे। रेटिना में आज हम डिस्कस करने लगे हैं वो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आप कह सकते हैं, जो मोस्टली रिपीट होता है आपके एससीक्यूज में, आपके जाहिर सी बात है एमसीक्यूज, वाइवा, ओएसपी, एवरीवेयर। ठीक है, रेटिनल डिटैचमेंट का टॉपिक ये आप पहले भी नाम सुन चुके होंगे, डेफिनेटली आपने इससे पहले अपनी क्लासेस में पढ़ा होगा इसके बारे में। तो ये बहुत ही आसान सी चीज़ें हैं, कोई इसमें मुश्किल बात नहीं है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए बहुत अच्छे से आप कर लें। हम इसको भी हलवा बना के खा लेते हैं जल्दी से, मतलब जल्दी से इसको कवर कर लेते हैं, कोई ऐसे मसले की बात नहीं है। तो रेटिनल डिटैचमेंट का मतलब क्या है, जरा सा हम बात कर लेते हैं जरा एक दफ़ा जल्दी से कि रेटिना की क्या लेयर्स का हिसाब था। तो मैंने आपको बताया था कि हमारे पास ये करके ना आई बॉल होता है, ऐसे करके पूरी हमारी आंख है और ये पीछे से आप समझे ऑप्टिक नर्व पीछे जा रही है। ठीक है, सबसे बाहर वी हैव स्क्लेरा। ठीक है, पीछे पीछे की बात करेंगे, आगे की बातों को छोड़ देते हैं क्योंकि हमने रेटिना पढ़ना है। सबसे बाहर होता है स्क्लेरा। स्क्लेरा के अंदर हमारे पास होता है यूवियल ट्रैक्ट, जिसमें आगे आइरिस होता है दोनों तरफ, फिर सिलरी बॉडी आती है और उसके बाद आती है हमारे पास पूरा कोरोइड। ठीक है, कोरोइड आ गया यहाँ से लेकर फिर सिलरी बॉडी और आइरिस बन गया। ठीक है, सपोज ये कर लिया, ये आपका पूरा यूवियल ट्रैक होता है। दूसरी लेयर, पहली स्क्लेरा थी, फिर यूवियल ट्रैक, तो तीसरी लेयर होती है हमारे पास जो सिलरी बॉडी जहाँ खत्म होती है वहां से शुरू होती है, विच इज कॉल्ड एज रेटिना। ये ठीक है, ये रेटिना होती है आपकी। और रेटिना को अगर हम बड़ा करके देखें तो हमने ये बात पढ़ी थी कि रेटिना की 9 लेयर्स होती हैं और उसमें जो लेयर आपकी ये यहाँ पर आपको पता है सारा विट्रस ह्यूमर पड़ा है, जो लेयर आपकी विट्रस को फेस कर रही है वो गैंग्लियन सेल लेयर और नर्व फाइबर लेयर है, जो कोरोइड की तरफ है। ये हमारी कोरोइड है ना, कोरोइड के साथ मैंने भी आपको पिछली वीडियोस में बताया था कि सबसे पहले कोरोइड है जिसमें कोरियो कैपिलरीज है, उसके बाद हमारे पास एक ब्रुक्स मेम्ब्रेन है, फिर हल्की सी स्पेस है जिसे हम कहते हैं सब रेटिनल स्पेस, थोड़ी सी स्पेस होती है, और उसके बाद हमारे पास शुरू होता है मेन रेटिना। और रेटिना की कौन सी पहली लेयर, रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम। ये बात मैं दोबारा इसलिए रिपीट कर रही हूँ क्योंकि कुछ लोगों को कंफ्यूजन रह जाती है कि पिगमेंट एपिथेलियम है किस साइड पे। तो याद रखना है कि कोरोइड के साथ जो साइड रेटिना की जुड़ी हुई है वहां पर रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम है। ठीक है, पिगमेंट एपिथेलियम पहली लेयर है रेटिना की, उसके बाद शुरू होती है लेयर ऑफ रॉड्स एंड कोन्स, और फिर उसके बाद मजीद अगली लेयर शुरू होते हैं अप टू द गैंग्लियन सेल लेयर एंड नर्व फाइबर लेयर। अब मैंने आपको ये बात पहले भी बताई थी कि ये जो पिगमेंट एपिथेलियम है रेटिना का, इसको हम अगर अलग कंसिडर करें तो बाकी जो रेटिना की सारी बाकी जो लेयर्स हैं, 8 लेयर्स बाकी रह जाती हैं, उन सबको मिला के हम कहते हैं सेंसरी रेटिना। ठीक है, क्योंकि पिगमेंट एपिथेलियम इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर रिसेप्शन ऑफ लाइट। पिगमेंट एपिथेलियम जो रेटिना की लेयर है वो सिर्फ और सिर्फ पिगमेंटेड एपिथेलियम होता है, उसमें लाइट को रिसीव करने वाला कोई फंक्शन नहीं होता। जो बेसिकली आपकी रॉड्स एंड कोन्स वाली लेयर है, यहाँ से लाइट रिसीव होती है और उसके बाद वो पिछली लेयर्स में ट्रांसमिट होती जाती है, आपको पता है, फिर जब तक वो ऑप्टिक नर्व तक पहुंचती है। तो इसलिए रॉड्स एंड कोन्स यानी दूसरी लेयर है जो रेटिना की, वहां से लेकर पीछे तक वाले सारे को हम सेंसरी रेटिना कहते हैं। तो अब हमारे पास आगे यहाँ पर कोरोइड, कोरोइड के बाद ब्रुक्स मेम्ब्रेन और फिर आगे रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम, एंड देन हमारे पास बाकी सारी लेयर्स, और जहां वो खत्म होंगी वहां पर आपके पास रेटिना खत्म होगा और विट्रस ह्यूमर शुरू हो जाएगा। अगर हमारे पास जो रेटिना है वो डिटैच हो जाता है, किस तरह से कि रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम और जो सेंसरी रेटिना है ये दोनों डिटैच हो जाते हैं किसी भी वजह से, उसे हम कहते हैं रेटिनल डिटैचमेंट। ठीक है, तो ये बात अपने जहन में क्लियर रखना कि रेटिनल डिटैचमेंट से मुराद ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपका जो पूरा का पूरा रेटिना है वो, मतलब सपोज जैसे अगर मैंने भी आपको बताया कि हमारे पास पहली लेयर है कोरोइड की, ठीक है, ये कोरोइड है, तो कोरोइड के बाद हमारे पास अगली लेयर में वी हैव रेटिना। ठीक है, ये रेटिना है जो पिगमेंट एपिथेलियम शुरू हो रहा है, दरमियान में हमारे पास सपोज करते हैं ब्रुक्स मेम्ब्रेन है। ठीक है, रेटिनल डिटैचमेंट का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि पिगमेंट एपिथेलियम से जहां से रेटिना शुरू हो रहा है वहां से वो डिटैच हो जाए और कोरोइड पीछे रह जाए। रेटिनल डिटैचमेंट का मतलब ये होता है कि जो रेटिना की पिगमेंट एपिथेलियम लेयर है वो इधर ही जुड़ी हुई रहेगी, और जो सेंसरी रेटिना है यानी लेयर ऑफ रॉड्स एंड कोन्स, ठीक है, रॉड्स एंड कोन्स, उससे लेकर अगला वाला जो सारा रेटिना का पोर्शन है वो डिटैच हो जाएगा और इन दोनों के दरमियान में यकीनन कोई फ्लूइड आ जाएगा। ठीक है, रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम और रॉड्स एंड कोन्स। तो ये कॉन्सेप्ट अपने जहन में बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर लें कि रेटिनल डिटैचमेंट का मतलब है कि सेंसरी रेटिना यानी रॉड्स एंड कोन्स और उससे अगला सारा रेटिना का पोर्शन इज डिटैच फ्रॉम द रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम, इन दोनों के दरमियान में कोई फ्लूइड आ जाए तो उसको हम कहते हैं रेटिनल डिटैचमेंट। किसी को कहीं भी कोई भी मसला हो यू कैन ऑलवेज आस्क मी गाइस। ओके, अच्छा, रेटिनल डिटैचमेंट की ना दो तरह की टाइप्स हैं डिपेंडिंग अपॉन बेसिकली जो इसकी डिपेंडेंस है वो कॉज के हिसाब से। कॉज से मुराद है कि आइदर रेगमेटोजीनस होगा या नॉन रेगमेटोजीनस। इसमें से जो रेगमेटोजीनस टाइप है ये आपकी एससीक्यूज में इतनी ज्यादा आती है जिसकी कोई हद नहीं। ठीक है, रेगमेटोजीनस रेटिनल डिटैचमेंट का मतलब ये है कि रेटिना में कोई इशू हुआ है, मतलब कोई, जाहिर सी बात है अगर आप समझें, सोचें कि ये एक दीवार है, ठीक है,
इस तरफ आपके पास एक कमरा है, इस तरफ दूसरा कमरा है, ठीक है। ये जो कमरा है इसमें पानी भरा हुआ है, दिस इज फिल्ड विद फ्लूइड, और ये कमरा जो है इसमें हवा है नॉर्मल। अगर हमारे पास इस दीवार में पूरी दरार बन जाएगी, यानी कि इतनी बड़ी दरार बनेगी या सुराख बन जाएगा पूरा का पूरा, ऐसे करके खोखली हो जाएगी, तो डेफिनेटली पानी वाले कमरे से पानी हवा वाले कमरे में चला जाएगा, ऐसे ही है। तो जो रिग्मेटोजेनस टाइप ऑफ रेटिनल अटैचमेंट होती है ना, इसमें मसला आपकी सेंसरी रेटिना में होता है प्राइमरीली, और कोई चीज मसला नहीं कर रही होती खास किस्म का। मतलब जो मसला प्रोड्यूस होता है ना वो आपके इस सेंसरी रेटिना में, यानी रॉड्स एंड कोन से लेकर जो बाकी 8 रेटिनल लेयर्स हैं इनमें होता है, जिसकी वजह से इनमें कोई सुराख होता है, इनमें कोई टीयर पैदा होता है, इनमें कोई दरार आती है इस रेटिना की लेयर में, जिसकी वजह से आपका विट्रस ह्यूमर का जो फ्लूइड है वो चला जाता है सेंसरी रेटिना और रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम के दरमियान में, ठीक है। तो जिसमें प्राइमरीली प्रॉब्लम होगा इन द सेंसरी रेटिना उसे कहते हैं रिग्मेटोजेनस टाइप, और नॉन रिग्मेटोजेनस वो है जिसमें प्राइमरीली आपका मसला सेंसरी रेटिना में नहीं होता, बल्कि किसी और मसले की वजह से इन दोनों के दरमियान में फ्लूइड आ जाता है। किसी और मसला क्या हो सकता है, उसकी भी 2 टाइप्स हैं, ट्रैक्शनल और एक्सुडेटिव। सपोज यहाँ विट्रस ह्यूमर पड़ा हुआ है, विट्रस ह्यूमर में कोई प्रॉब्लम ऐसी आई कि उसने खींच लिया रेटिना को अपनी तरफ और पिगमेंट एपिथेलियम से उसे अलग कर दिया, उसे हम कहते हैं ट्रैक्शनल रेटिनल अटैचमेंट। दूसरी क्या चीज़ है, हमारे पास पिगमेंट एपिथेलियम के पीछे पड़ा हुआ है कोरोइड। अगर कोरोइड की कोरियो कैपिलरीज जो है वो लीक हो गई और उन्होंने लीक करके फ्लूइड एक्सक्रीट कर दिया बिटवीन द रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम और एंड सेंसरी रेटिना, तो क्या होगा कि सेंसरी रेटिना पे धक्का पड़ेगा और वो दूर जाके लगेगा, तो भी डिटैच हो जाएगा। तो इसमें अब प्रॉब्लम सेंसरी रेटिना में नहीं आई थी, प्रॉब्लम कहीं और थी, लेकिन वो डिटैच हो गया, उसे कहते हैं नॉन रिग्मेटोजेनस, ठीक है। तो ये सिंपल सी दोनों की डिफ्रेंसिएशन है। तो अब हम पहली टाइप को डिटेल में डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे, विच इज योर रिग्मेटोजेनस रेटिनल डिटैचमेंट, और यही टाइप आपकी सबसे ज्यादा आती है, ठीक है। मैंने आपको बता दिया इस टाइप में प्रॉब्लम क्या है, इसकी डेफिनेशन होपफुली आपको समझ आ गई है कि हमारे पास एक तरफ सेंसरी रेटिना है, ठीक है, साथ रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम है, और यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये हमारे पास ये पूरा रेटिना है, ठीक है। सपोज करते हैं पूरी 9 लेयर्स हैं और ये दीवार है हमारी, जिसमें से दिस इज योर रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम और ये सारा आपका सेंसरी रेटिना आ गया, ठीक है। अब क्या हुआ हमारे पास इस केस में रिग्मेटोजेनस में ये होता है कि आपका सेंसरी रेटिना में कोई होल क्रिएट होता है, कोई दरार आती है, जिसकी वजह से फ्लूइड रशेज हेयर, और जब वो इधर आके फ्लूइड कलेक्ट हो जाता है बहुत सारा इस जगह पे, तो यहाँ पर फ्लूइड की वजह से ये रेटिना डिटैच हो जाता है, दिस इज रिग्मेटोजेनस, ठीक है। कॉजेज क्या होते हैं इसकी कॉज में जाहिर सी बात है कि फ्लूइड ही आएगा, विट्रस जेल से आता है मोस्ट कॉमनली, और बेसिकली मतलब रिस्क फैक्टर्स हम इसकी बात करते हैं कि इसका सबसे पहला रिस्क फैक्टर तो आपका होता है कि रेटिना की जो एज रिलेटेड डिजेनरेशन चल रही होती है, मैं आपको डायग्राम से बताती हूँ। हमारे पास रेटिना की 3 तरह की डिजेनरेशन की हम बात करेंगे। एक होती है लैटिस डिजेनरेशन, ठीक है। लैटिस डिजेनरेशन इज पेरिफ्रीज में ना आपका जो रेटिना, आपको पता है अभी मैंने ड्रॉ की हुई था डायग्राम कि रेटिना इतना बड़ा है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक सारा का सारा रेटिना आई बॉल में, ठीक है। तो ये जो आपका पेरिफ्रीज में रेटिना होता है, जब आपको मैंने ये ऐसे करके जब हम देखें ना आई बॉल की शेप में देखें, सपोज ये करें ये सारा रेटिना है, तो ये जो एरियाज है ना ये कोने कोने वाले, दिस इज द पेरिफेरल रेटिना। पेरिफ्रीज में आहिस्ता आहिस्ता रेटिना की थिनिंग होती जाती है, पतला होता जाता है एज एज इंक्रीजेस, जब एज भी इंक्रीज होती है उसके साथ साथ भी जब ये रेटिना की थिनिंग होती है, वो होती क्यों है, बेसिकली जो इसकी लेयर्स है ना, ये जो सेंसरी रेटिना की लेयर्स हैं, मतलब पिगमेंट एपिथेलियम से आगे जो रेटिना की सारी लेयर्स हैं, इनमें सेल्स की आहिस्ता आहिस्ता एट्रोफी शुरू हो जाती है, ठीक है। जब आहिस्ता आहिस्ता सेल्स की एट्रोफी इस एरिया में शुरू होती है, तो वो जो सारे के सारी जो सेंसरी रेटिना है, सारे ऑलमोस्ट आपके न्यूरोनल टाइप सेल्स ही हैं इसमें, मतलब रॉड्स एंड कोन्स है, फिर लिमिटिंग इंटरनल इनर लिमिटिंग मेम्ब्रेन, आउटर लिमिटिंग मेम्ब्रेन है, उसके बाद आपकी गैंग्लियन सेल लेयर है, नर्व फाइबर लेयर। तो ये जो नर्व फाइबर के फिर पीसेस आपके एट्रोफी ऑफ द सेल्स के बाद टूट टूट के गिरने लग जाते हैं ना, ये आपका एक लैटिस का पैटर्न बनाते हैं। लैटिस का मतलब नेटवर्क टाइप पैटर्न बन जाता है आपका, ठीक है। एक एक्सुडेट आपका ऐसे करके आपको पड़ा हुआ मिलेगा जब आप फंडोस्कोपी करेंगे, हो सकता है इधर पेरिफ्री में भी आपको पड़ा हुआ मिले। ये पेरिफ जो पूरा एक्सुडेट सा बनता है ना, ये जो आपका लैटिस सा पैटर्न बनता है, ये बनता है बिकॉज ऑफ द एट्रोफी ऑफ द सेल्स ऑफ सेंसरी रेटिना, ठीक है। आपके सेंसरी रेटिना के जो सेल्स हैं जो उसकी लेयर्स को बना रही है, उनमें से किसी भी लेयर के सेल्स अगर आहिस्ता आहिस्ता उनकी डेथ होती जाएगी, एट्रोफी होती जाएगी, तो वो आपको एक अजीब सा लैटिस सा पैटर्न बना देती है। और उस एरिया में सपोज अगर ये मेरे पास इतना थिक रेटिना था, इसके बीच में यहाँ 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 से सेल डेथ हो जाएगी और वो निकल जाएंगे बाहर, तो जाहिर सी बात है कि ये पूरा उतना थिक नहीं रहेगा अब, और इसमें सपोर्ट कम हो गई तो ये थिन हो जाएगा, तो इसकी वजह से रेटिना की थिनिंग हो जाती है, उसको हम कहते हैं लैटिस डिजेनरेशन। डायग्राम में मैं दिखाती हूँ।
फिर हमारे पास उसी की लेटेस्ट डिजेनरेशन ही की एक टाइप होती है जिसे कहते हैं स्नेल ट्रैक डिजेनरेशन। स्नेल ट्रैक डिजेनरेशन में आपको ज्यादा ब्राइट कलर का स्पॉट नजर आता है, मतलब इसी तरह लेटेस्ट नेटवर्क ही आपको मिलेगा, लेकिन ब्राइट येलो फ्लेक्स आते हैं। वो इस वजह से आते हैं क्योंकि जो एट्रोफीड सेल्स हैं उनमें थोड़ी थोड़ी फैट की डिपोजिशन भी होती है। तो स्नेल ट्रैक डिजेनरेशन भी आपकी एक रेटिनल डिजेनरेशन की टाइप है जो मोस्ट कॉमनली एज रिलेटेड है, पेरिफेरीज में ज्यादातर होती है, और यही सारा हिसाब होगा, सिर्फ ये कि येलो ज्यादा होंगे वो, ठीक है। अच्छा, उसके अब ये मैं आपको बता रही हूँ कि क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हैं जो रेगमेटोजेनस रेटिनल डिजेनरेशन की तरफ लाते हैं, क्योंकि ये जो मैं चीज़ आपको बता रही हूँ ना, ये लैटिस डिजेनरेशन, स्नेल ट्रैक डिजेनरेशन, ये सारे बेसिकली आपके रेटिना को थिन कर रहे हैं, थिनिंग कर रहे हैं। वही बात है ना, सेल्स की एट्रोफी हो रही है, ये थिन हो रहा है। तो जितना रेटिना थिन होता है उतना उसका अपनी जगह से उखड़ जाने का, डीटैच हो जाने का खतरा बढ़ जाता है, ठीक है। हो सकता है पेरिफेरी में जहां पर वो पतला हो गया वहां से वो पिगमेंट एपिथेलियम से डीटैच हो जाए हल्का सा, क्योंकि जाहिर है अब उसमें उतनी ताकत नहीं रही, उतना सपोर्ट नहीं रहा जितना पहले था। तो पहला था लैटिस, दूसरा स्नेल ट्रैक। फिर हमारे पास एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है जो दूर की नजर जिनकी कमजोर होती है ना, मायोप्स होते हैं, जो हाई मायोप्स होते हैं, उनमें ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है। आपको पता है मायोपिया में आपकी आई बॉल की लेंथ ज्यादा हुई हुई होती है, स्पेशली जो हाई मायोपिया और बहुत लंबे अरसे से जिनकी नजर कमजोर है और बहुत ज्यादा कमजोर है, ठीक है, हाई मायोप्स जो होते हैं, उनकी आई बॉल इतनी प्रोलॉन्ग हो चुकी होती है और उनमें जो इमेज है वो बनती है इन फ्रंट ऑफ रेटिना। पता है ना आपको, मायोपिया का यही हमने पढ़ा था ना कि उनमें आई बॉल प्रोलॉन्ग होती है, आई बॉल की लेंथ ज्यादा होती है, एक्सियल लेंथ ज्यादा होती है, और इमेज इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ रेटिना, ठीक है। अब जब तक वो जाहिर है नॉर्मल आई की बात करें, अगर वो ग्लासेस लगा लेंगे तो फिर तो ठीक हो जाएगा ना, जो भी मसला है। अच्छा, अब इमेजेस फॉर्म इन फ्रंट, ये आई बॉल क्योंकि उनकी जब लेंथन करती है ना तो उनका विट्रस ह्यूमर उतना ज्यादा तो नहीं है। अब नॉर्मल लेंथ ऑफ आई बॉल थी इतनी, ठीक है, सपोज ये इतनी नॉर्मल थी, विट्रस ह्यूमर और रेटिना की लेंथ भी इतनी थी। अब आई बॉल अगर लंबी होकर यहाँ तक आ गई है तो रेटिना पे भी जोर पड़ेगा, खिंच पड़ेगी, सारे स्ट्रक्चर्स पे खिंच पड़ती है, सिर्फ रेटिना पे नहीं। तो उसमें भी रेटिना का हो सकता है खतरा ज्यादा हो जाता है कि वो किसी भी वक्त, मतलब जब बहुत लंबा अरसा गुजर जाता है और रेटिना खिंचा रहता है, और जब फिर आहिस्ता आहिस्ता पेशेंट की एज भी ज्यादा होती है तो फिर डिजेनरेटिव चेंजेस के साथ ही खतरा बढ़ जाता है कि रेटिना किसी भी वक्त खासतौर पे पेरिफेरल एरियाज में से उखड़ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं मायोपिक रेटिनल डिजेनरेशन। इसकी मैं आपको सबकी तस्वीरें दिखाऊंगी। अच्छा, उसके बाद हमारे पास कोई ट्रॉमा हो जाए आंख को, सपोज कोई डायरेक्ट ट्रॉमा ऐसा हुआ जिसने रेटिना, सेंसरी रेटिना में टीयर पैदा कर दिए, जिसने उसे तोड़ दिया, ब्रेक पैदा कर दिए, तो ये भी आपकी बड़ी प्रीडिस्पोजिंग कंडीशंस है। टाइप्स ऑफ ब्रेक की बात करूं, रेटिनल होल पहला आपका ब्रेक है। रेटिनल होल का मतलब है कि बाकायदा रेटिना में सुराख हो जाए, रेटिना से मुराद है सेंसरी रेटिना में, ठीक है। अभी तक पिगमेंट एपिथेलियम जुड़ा रहेगा, सारी हम सेंसरी रेटिना की बात करें तो भी मैंने बात की सेंसरी रेटिना में जो सुराख होता है उसकी सबसे कॉमन टाइप यही है, लेटेस्ट डिजेनरेशन, यानी कि आपका रेटिना जब थिन हो जाएगा ना तो उस जगह पर से इतना थिन होता जाए कि पूरा वहां पर एक सुराख बन जाए, ठीक है। लेटेस्ट डिजेनरेशन ने कहा था रेटिना थिनिंग हो रही है, अगर थिनिंग इतनी ज्यादा हो जाएगी पूरा सुराख बन जाए तो उसे कहते हैं कि लेटेस्ट डिजेनरेशन ने रेटिनल होल बना दिया, ठीक हो गया। बाकी अगले पार्ट में करते हैं पिक्चर्स के साथ। अभी तक कोई मसला हो यू कैन आस्क मी। थैंक यू।